वंदे मातरम नेटवर्क 10 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। सीएम धामी आज अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने श्री कल्याणिका हिमालय देवस्थानम न्यास के चतुर्थ वार्षिकोत्सव समापन कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं सीएम धामी ने चंपावत उपचुनाव में जीत का दावा करते हुए कहा कि चंपावत देवी देवताओं की भूमि है, यहां पर देवताओं का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। इस दौरान सीएम ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड आध्यात्म राजधानी की ओर अग्रसर है, इसलिए भविष्य में सरकार सभी धार्मिक स्थलों को एक सर्किट के रूप में जोड़ने का प्रयास करेगी। और वहीं चारधाम यात्रा को लेकर सीएम ने कहा कि 2 साल कोरोना संक्रमण के चलते चारधाम की यात्रा नहीं हो सकी, जिस कारण इस बार देश विदेश से लाखों श्रद्धालु चारधाम यात्रा में पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि इतनी भारी तादाद में श्रद्धालुओं को पहुंचना सरकार के लिए चुनौती है, लेकिन यात्रियों को सुरक्षित माहौल देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। आपको बता दें कि डोल आश्रम दुनिया के सबसे बड़े श्री यंत्र के लिए प्रतिबद्ध है। चतुर्थ वार्षिकोत्सव और पीठम स्थापना के अवसर पर यहां पर विगत 1 पखवाड़े से भव्य पूजा पाठ अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान इसको सफल बनाने के लिए काशी, मथुरा समेत देश के नामचीन सिद्ध पीठों के साधु संत और प्रकांड विद्वानों ने यहां पर हिस्सा लिया। मैं आया हूँ चंपावत के लोगों का बहुत स्नेह और बहुत उनका आशीर्वाद और समर्थन वहाँ मिल रहा है, क्योंकि है मैं कल से वहीं हूँ। वो गोल जी की भूमि है, माँ पूर्णागिरी की भूमि है, माँ हिंगला देवी की भूमि है, माँ रणकोची मैया का स्थान है, बाबा बयानधुरा का स्थान है, बाबा गोरखनाथ का स्थान है, माँ शारदा मैया का, महाकाली मैया का, सबका तट है। उन सबके आशीर्वाद से मैं वहाँ की सेवा करने के लिए तैयार हूँ। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में बुरी तरह सामने आई अवस्था के अब सरकार ने मंत्रियों को धाम का प्रभारी बनाया। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम से लौटे स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि अब केदारनाथ धाम में सिर्फ उतने ही लोग जा सकेंगे जितने लोगों के ठहरने की व्यवस्था होगी। अगर कोई पंजीकृत है तो उसे व्यवस्था न होने पर रोका भी जा सकता है। मंत्री धन सिंह रावत एक बार फिर से दावा कर रहे हैं कि केदारनाथ धाम और आसपास की व्यवस्था में बहुत बेहतर सुधार है, जबकि व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। इसी के चलते ऑक्सीजन सिलेंडर और पेयजल के लिए पानी की अतिरिक्त पाइपलाइन की व्यवस्था की गई है। जो हमारी चारधाम यात्रा है, सबसे पहले तो मैं सरकार की तरफ से और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जितने भी तीर्थयात्री हमारे उत्तराखंड में आ रहे हैं उनको धन्यवाद भी दे रहा हूँ कि काफी लोग इस बार हमारे चारधाम यात्रा में आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को जो है काम बांटा था कि मैं एक बार केदारनाथ यात्रा के पूरे रूट पे जाके वहाँ क्या दिक्कतें हो सकते हैं, मैं वहाँ गया था और अब 3 प्रकार की व्यवस्था हमने की है। पहला तो यह है कि केदारनाथ हम पर डे अब उतने यात्री भेजेंगे जितने वहां रुकने की व्यवस्था है। प्रदेश भर में बढ़ रहे बिजली के दामों को लेकर अब सुराज पार्टी की महिला सदस्यों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को राखी भेजते हुए कहा कि प्रदेश में लगातार बिजली के दामों में बढ़ोतरी हो रही है और उसके साथ ही काफी कटौती भी बिजली में देखी जा रही है, जिससे कि प्रदेश की जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से यूपीसीएल विभाग के एमडी अनिल यादव को बर्खास्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के भ्रष्ट अधिकारियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए ताकि प्रदेश में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके। देखिए, अनिल यादव जी ने कोर्ट को भी गुमराह करा है, हमारी मातृशक्ति का अपमान करा है, हमारी देवभूमि का अपमान करा है। हम इस देवभूमि को बचाने के लिए, अपनी मातृशक्ति को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। अनिल यादव ने कोर्ट को जिस प्रकार से गुमराह करा, 200 मीटर का दायरा, उन्होंने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह किया, जनता को गुमराह किया, मीडिया बंधुओं को गुमराह किया, अब कोर्ट को भी गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने 100 करोड़ रुपए का घोटाला, जिसकी कैग की ऑडिट रिपोर्ट थी, उसके बाद अभी उनके कई सारे घोटाले हैं। बिजली का इतना बड़ा घोटाला है कि लगातार वो बिजली 20 रुपए की खरीद कर उद्योगों को 7 रुपए की दे रहे हैं, जबकि आम जनमानस के यहाँ लगातार कटौती हो रही है। ऐसा क्यों? देखिए, जब हमारा ये प्रदेश का दुर्भाग्य ऐसा हो गया है कि महिला शक्ति जब भी किसी भी ऐसे काम को करने के लिए आगे आती है, इंसाफ के लिए आगे आती है, तो क्यों लोग उसको पीछे खींचते हैं? क्यों उनको ऐसे टॉर्चर किया जाता है कि नहीं, आप ये नहीं कर सकते? अब हमारे डराते हैं, हमें धमकाते हैं। तो हम यही उम्मीद रखते हैं कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उनको हम ये राखी भेजना चाह रहे हैं और हम उनसे यही उम्मीद रखते हैं कि वो आगे आके अब हमारी महिलाओं की रक्षा करें और बहनों को अपनी रक्षा करें।
देहरादून पुलिस लाइन में महिला आरक्षी पुलिस भर्ती प्रक्रिया में कल से महिला अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा की जा रही है, जिसमें कि कई महिला अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया है। और आपको बता दें कि पुलिस महिला आरक्षी भर्ती के लिए 133 पदों के लिए पूरे प्रदेश भर में 1.5 लाख से ज्यादा महिला अभ्यर्थियों ने आवेदन किया हुआ है। और वहीं पुरुष और महिलाओं को मिलाकर लगभग 2.5 लाख अभ्यर्थियों ने पुलिस भर्ती के लिए आवेदन किया है, जिसमें से देहरादून जिले में 20,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तैयारी करते करते तो 3 महीने हो गए फिजिकल की, और रिटर्न की तो 6 महीने हो गए हैं। अब इसके बाद और अच्छे से होगी, बस अब देखते हैं रिटर्न में क्या होता है आगे। क्वालिफाई तो अभी हमारी स्टार्टिंग है ना, अभी फर्स्ट राउंड थ्रो का है, फिर उसके बाद लॉन्ग जंप में जाएंगे, देन हमारा स्कीपिंग होगा, फिर उसके बाद रनिंग है। मैंने 2 महीनों से करी, 2 महीनों से प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं, और क्या बोलते हैं, मुझे लगता है कि मैं क्वालिफाई कर लूँगी। क्या क्या क्वालिफाई हो गया अभी तक? अभी मुझे लगता है कि रनिंग में और बॉल थ्रो में थोड़ा डिफ़िकल्ट मुझे उसमें लग रहा है, लॉन्ग जंप में, तो वो भी हो ही जाएगा। 3 महीने से तैयारी कर रही हूँ मैं, और 4 में तो मेरा एक्सीलेंट है, पर लॉन्ग जंप में मुझे लगता है कि थोड़ा सा 11-12 है, उसमें थोड़ा कम हो सकता है मेरा। पुलिस महिला आरक्षी भर्ती प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। जिस प्रकार से शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है ये देहरादून के पुलिस लाइन में की जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, चाहे गढ़वाल से हो, कुमाऊं से हो, तमाम शहरी क्षेत्रों से जो है यहाँ पर महिला अभ्यर्थी जो हैं वो पहुँचे हैं। यहाँ अगर आप मेरे ठीक सामने अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है वो यहाँ पर की जा रही है, चाहे रनिंग हो, लॉन्ग जंप हो, हाइट हो, वेट हो, तमाम ये चीज़ें जो है वो यहाँ पर की जा रही है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि लगभग पूरे प्रदेश भर में जो अभ्यर्थी हैं पुलिस आरक्षियों के लिए लगभग 2 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने जो है वो आवेदन किया है। और अकेले अगर देहरादून शहर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 20,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने जो है वो यहाँ पर आवेदन किया है। और उसमें 133 महिला पदों पर जो है ये भर्ती प्रक्रिया जो है वो चल रही है। और जिस प्रकार से ये शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है वो चल रही है, तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, पुलिस लाइन में शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है वो दे रहे हैं। जिस प्रकार से कल से जिस प्रकार से ये शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है वो शुरू हुई है, जिसमें कई महिला अभ्यर्थियों ने जो है आवेदन किया है, जिनमें कई का क्वालिफाई जो है वो हो चुका है, कई जो है अनुत्तीर्ण भी जो है यहाँ पर पाई गई। तो तमाम जो ये अभी जो है 51 दिनों तक जो है ये महिला शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है ये चलने वाली है। देखना यह होगा कि कितने अभ्यर्थी जो है इसमें जो है ये पास होते हैं। अपने सहयोगी धर्मेंद्र के साथ मैं उपेंद्र सिंह राणा, नेटवर्क 10 देहरादून। पुलिस महिला आरक्षण। एक ब्रेक यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। दक्षता परीक्षा ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। प्रदेश भर में चल रही उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के तहत पिथौरागढ़ में भी भर्ती प्रक्रिया जोर शोर से चल रही है। भर्ती प्रक्रिया के तहत महिला और पुरुष अभ्यर्थियों की कई शारीरिक दक्षता जानने के लिए स्थानीय पुलिस लाइन मैदान में उनकी परीक्षा ली गई। 15 मई से शुरू हुई इस भर्ती दक्षता परीक्षा का 15 जून तक आयोजन किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में बॉल थ्रो, दंड, उठक बैठक, लंबी कूद, बीम और दौड़ की परीक्षा ली गई। पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह का कहना है कि रोजाना इस परीक्षा में 400 अभ्यर्थियों से 275 से 280 अभ्यर्थी परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं। पुलिस प्रशासन पारदर्शिता के लिए भर्ती प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी करवा रहा है। देखिए, जनपद पिथौरागढ़ पुलिस में जो पुलिस कांस्टेबल्स की भर्ती चल रही है वो शांतिपूर्वक चल रही है। और 15 तारीख से ये भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी, जिसमें प्रतिदिन 400 अभ्यर्थियों को पार्टिसिपेट करना था। और प्रति दिवस लगभग हमारे पास 275-280 अभ्यर्थी जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उत्तराखंड में अब कोई भी विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह के लिए आनाकानी नहीं कर पाएगा। शासन ने राज्य के हर विश्वविद्यालय के लिए दीक्षांत समारोह का आयोजन अनिवार्य कर दिया है। दीक्षांत समारोह नहीं कराने वाले विश्वविद्यालय को मिलने वाले अनुदान कटौती की जा सकती है। पूरे साल बेहतर प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को अतिरिक्त सहायता मुहैया कराई जाएगी।
और 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ के दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या सीमित करने के बाद जिला प्रशासन ने गौरीकुंड से केदारनाथ पैदल मार्ग पर चलने वाले घोड़े खच्चर का रोटेशन के तहत संचालन शुरू कर दिया है। घोड़े खच्चरों का संचालन करवा रही संस्था जीमैक्स ने बताया है कि रोटेशन 16 मई से शुरू किया गया है, जिसमें पहले दिन रुद्रप्रयाग और चमोली के पंजीकृत घोड़े खच्चर संचालित होंगे। 17 मई से रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के लिए और 18 मई से रुद्रप्रयाग समेत अन्य जिलों के पंजीकृत घोड़े खच्चर संचालित होंगे। इस रोटेशन प्रणाली को आगामी दिवस में इसी प्रकार अनुपालन किया जाएगा। कांग्रेस उत्तराखंड में जल्द ही नया अभियान शुरू करने जा रही है और इस अभियान का नया कांग्रेस ने भारत जोड़ो अभियान अब जो नारा है वो दे दिया है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा ने कहा है कि जिस तरह से पूर्व में गांधी जी ने भारत छोड़ो अभियान चलाया था, उसी तरह से अब हमें भारत जोड़ो अभियान चलाना ही होगा। देखिए, जिस तरह से गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था और बहुत बड़े स्तर पर ये सक्सेसफुल हुआ था, आज उसके कई सालों बाद कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह की फ़िरका परस्त ताकतों का, सांप्रदायिक ताकतों का, समाज को तोड़ने और छिन्न भिन्न हमारे ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाली ताकतों का यहाँ बोलबाला हो रहा है देश के अंदर, उसके मद्देनज़र कांग्रेस पार्टी एक नई मुहिम छेड़ेगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पदयात्राओं का दौर शुरू होगा। जो हमारे पूर्वज करते थे उसी ढर्रे पर कांग्रेस पार्टी चलने वाली है। एक बार जन जागरण आंदोलन चलाने वाली है और इसका नाम होगा भारत जोड़ो आंदोलन। तो देश भर में गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, तो वहीं उत्तराखंड में गर्मी से निजात पाने के लिए दूर दूर से पर्यटक उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। वहीं देहरादून के मसूरी और ऋषिकेश में पर्यटकों की काफी भीड़ उमड़ती हुई दिखाई दे रही है, जो कि पुलिस प्रशासन के लिए काफी चुनौती बनी हुई है। हालांकि बैठकों की भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। डीआईजी का कहना है कि मसूरी और ऋषिकेश के पर्यटक स्थलों में थानों के 40-40 हेड कांस्टेबल तैनात किए गए हैं। और वहीं पार्किंग की व्यवस्था के लिए मसूरी में नई पार्किंग शुरू कर दी गई है और शटल सर्विस की जिस तरीके से शुरुआत की है वो भी सही चल रही है। आम लोगों को जाम से निजात दिलाने के लिए बड़े वाहनों के लिए अब 1 वे सिस्टम भी लागू किया गया है। देखिए, बेसिकली जो पूर्व में क्योंकि पर्यटक सीज़न भी है, जैसा गर्मी मैदानी क्षेत्रों में काफ़ी बढ़ रही है तो लोगों का रुख, पर्यटकों का रुख पहाड़ की तरफ होता है। हमने मसूरी और ऋषिकेश जो मेन हमारे पर्यटन सीज़न में ऑक्युपाइड रहती हैं एरियाज़, वहाँ पर 40-40 हेड कांस्टेबल्स दोनों थानों के दिए हुए हैं, जो इन एडिशन टू थाने का फोर्स, उनके साथ एडिशनल फोर्स हमने प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा समय समय पर एडवाइजरी हम जारी करते हैं। देश भर में इस साल पिछले कई सालों की तुलना में ज्यादा गर्मी पड़ रही है। यहाँ हालात ये हैं कि अभी मई का आधा महीना ही खत्म हुआ है, लेकिन गर्मी का आलम लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं देहरादून में भी गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। यहाँ पर गर्मी ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले कई सालों की तुलना में इस साल देश भर में गर्मी बढ़ी है। वहीं जब हम बात करते हैं देहरादून की, तो देहरादून में भी पिछले सालों की तुलना में 2 से 3 जो डिग्री है वो टेम्परेचर बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। मौसम विभाग भी कह चुका है कि इस साल टेम्परेचर बढ़ा हुआ है और आने वाले दिनों में भी बढ़ सकता है। अमूमन देखा गया है कि जब हम देहरादून की बात करते हैं तो 32 डिग्री सेल्सियस ही जो है यहाँ पर अधिकतम तापमान रहता था, लेकिन आज की अगर हम बात करें, अभी मई का आधा महीना गया भी नहीं है कि अभी तक यहाँ पर 36 डिग्री पहुँच चुका है तापमान और लगातार ये बढ़ता जा रहा है। वैसे मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में थोड़ी राहत मिल सकती है और बरसात जो है वो हो सकती है, लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो अभी बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ी है। लोग राहत के लिए घरों से पहले तो दोपहर में निकल ही नहीं रहे। अभी दोपहर है और बहुत कम लोग अपने घरों से निकले हैं। उसके साथ ही अगर बात करें तो तरल पदार्थ ज़्यादा से ज़्यादा ले रहे हैं और डॉक्टर भी ये बात कह रहे हैं कि अगर आपको गर्मी से बचना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ लें, ताकि जो गर्मी है उससे आपको निजात मिल सके और बीमारियों से भी आप दूर रहें। खासतौर पर जो पानी की कमी शरीर को हो जाती है उससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बचें। लेकिन इतना ज़रूर है कि मौसम विभाग जिस तरह से कह रखा है कि आने वाले 3 से 4 दिनों में राहत मिल सकती है, तो हर किसी को, खासतौर पर देहरादून की अगर बात करें तो यहाँ पर हर किसी को इंतज़ार है कि जल्द से जल्द बरसात हो और थोड़ी राहत जो है इस गर्मी से मिले। मेरे सहयोगी सुनील के साथ में योगेश से, मॉल नेटवर्क 10 देहरादून।
और वहीं राज्य के नैनबाग में तपती गर्मी के बाद कई दिनों के बाद बारिश और ओलावृष्टि से गर्मी से राहत मिली है। जबकि बारिश आने से गर्मी के साथ साथ किसानों की फसलों को भी फायदा मिला है। वहीं बारिश और ओलावृष्टि से बागवानी के काश्तकारों को नुकसान हुआ है, जबकि बारिश को लेकर मौसम विभाग की जानकारी और भविष्यवाणी सफल साबित हुई है। बारिश और ओलावृष्टि होने से गर्मी से निजात मिली है, किसानों की फसलों को भी फायदा मिला है। ये नैनबाग की तस्वीरें आप देख रहे हो, ओलावृष्टि से बागवानी के काश्तकारों को भी इस समय फायदा हुआ है। गर्मी लगातार बढ़ती चली जा रही है और गर्मी से निजात पाने के लिए एकमात्र बारिश या फिर ठंडी हवाएं ही सहारा होती हैं। जब बारिश होती है, ओलावृष्टि होती है तो यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं इनको गर्मी से राहत मिलती है, क्योंकि भीषण गर्मी लगातार देखने को मिल रही है। दिल्ली समेत कई जगह पर पारा 45 डिग्री को पार कर चुका है। केदार घाटी समेत ऊंचाई वाले इलाकों में रोजाना दोपहर बाद मौसम के मिजाज बदलने से तापमान में भारी गिरावट महसूस की जा रही है। वे मौसम बारिश से सुरमई, मखमली, बुग्यालों में प्रवास करने वाले भेड़ पालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि केदारनाथ और तुंगनाथ धाम जाने वाले तीर्थयात्रियों को आवागमन करने में भारी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। बेमौसम बारिश से कई क्षेत्रों में हो रहे निर्माण कार्य भी बाधित हो रहे हैं। कई ऊंचाई वाले इलाके ऐसे हैं जहां पर बर्फबारी लगातार हो रही है और इस बर्फबारी से लोगों को राहत मिल रही है। चमोली में मौसम का मिजाज बदला है, निचले इलाकों में भी बारिश हुई है। तो केदार घाटी समेत ऊंचाई वाले इलाकों में रोजाना दोपहर के बाद मौसम के मिजाज बदलने से तापमान में भारी गिरावट महसूस की जा रही है। बेमौसम बारिश से सुरमई, मखमली, बुग्यालों में प्रवास करने वाले भेड़ पालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि केदारनाथ और तुंगनाथ धाम जाने वाले तीर्थयात्रियों को आवागमन करने में भारी परेशानियां पड़ रही हैं। बेमौसम बारिश से कई क्षेत्रों में हो रहे निर्माण कार्य भी बाधित हो रहे हैं। और वहीं उधम सिंह नगर के किच्छा में वाहन चालकों के सत्यापन और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत किच्छा पुलिस ने तकरीबन 150 टुक-टुक रिक्शा और अब टेम्पो को सीज कर दिया है। नगर क्षेत्र में संचालित करीब 1000 टुक-टुक रिक्शा और टेम्पो चालकों की मनमानी के चलते नगर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर गई थी। वाहन चालकों की मनमानी के चलते नगर में हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती थी और इसी क्रम में यह अभियान चलाया गया। जी हाँ, ये आपराधिक घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए तथा सत्यापन का जो हमारा अभियान चल रहा है हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में, उसको दृष्टिगत रखते हुए ये बाहर के ई रिक्शा जो भी ई रिक्शा चालक हैं उनका सत्यापन भी किया जा रहा है। दूसरा जो है, किसी का कोई भरोसा नहीं होता, बाहरी व्यक्ति आता है जैसे रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, मुजफ्फरनगर, यहाँ के वहाँ के लोग यहाँ पर आकर जो है कोई ई रिक्शा चला रहा है, कोई टेम्पो चला रहा है, कोई टाटा मैजिक चला रहा है, तो ऐसे लोगों का सत्यापन होना अनिवार्य है। और इन लोगों के जो है ई रिक्शा के सारे पेपर से चेक कर उनके बारे में सत्यापन करवाया जाएगा, क्योंकि उनके क्षेत्र में उनके विरुद्ध कोई आपराधिक इतिहास तो नहीं है उनका। भगवानपुर में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस बड़े एक्शन के मोड में नजर आ रही है। दरअसल भगवानपुर पुलिस ने सबसे बड़ा खुलासा वाहन चोरी को लेकर किया है, जिसमें चोरी की गई 8 मोटरसाइकिल समेत 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी ने बताया है कि भगवानपुर और आसपास के क्षेत्रों में वाहन चोरी की घटना काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। इसको लेकर सीओ मंगलोर पंकज गैरोला और भगवानपुर थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया, जिसमें एक बाइक को चेकिंग के लिए रोका गया, जिसके बाद बाइक सवार से कागजात तलब किए गए। इस दौरान मौके पर युवक कागज नहीं दिखा पाए और जब युवकों को थाने लाकर सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि हमने कुल 8 बाइक अलग अलग जगह से चोरी की है और ITI की पुरानी बिल्डिंग में छुपा दी हैं। आज हम कुछ बाइक को बेचने जा रहे हैं। एसपी देहात ने बताया कि आरोपियों के बारे में और भी आपराधिक रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जिसके बाद जेल भेज दिया जाएगा। भगवानपुर में पिछले कुछ समय से वाहन चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही थी और उस घटनाओं पर रोकथाम के लिए टीम भी गठित की गई थी, जिसमें सीओ मंगलौर और इनके साथ इनकी टीम में एसओ भगवानपुर, इनके द्वारा
डेकोय को यूज़ करते हुए आज कल जब पूछताछ की गई थी तो उसमें 2 व्यक्ति उस समय पास में आए थे जिनसे गाड़ियाँ रिकवर हुई थी। फिर अन्य और पूछताछ में एक व्यक्ति और प्रकाश में आया। कुल 3 लोग इसमें पकड़े गए हैं और 8 वाहन इसमें अभी तक हम लोगों को रिकवर हुए हैं, जिसमें 2 वाहन ही इसी थाने से चोरी के हैं। बाकी गंगनहर और हरिद्वार और नागल क्षेत्र के बीच में वाहन है। कुल 8 वाहन और 3 अभी जो है इसमें पकड़े गए हैं। उनके खिलाफ आगे गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी और जो संबंधित धारा है इसमें मुकदमे में इनको जेल भेजा जाएगा। मसूरी के गेस्ट हाउस में एक 36 साल के व्यक्ति का संदिग्ध हालत में शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि व्यक्ति 9 मई को मसूरी आया था और गेस्ट हाउस में रुका हुआ था। वह मसूरी में नौकरी की तलाश कर रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ये सूचना मिली थी एक गेस्ट हाउस है पिक्चर पैलेस के पास, जनवान गेस्ट हाउस है। वहाँ एक जो है व्यक्ति अचेत अवस्था में है। जाके जब मौके पर पहुंचे तो बेड पे लेटा था। उसके नाक में से ब्लीडिंग थी और बाकी इसकी जो है पंचायतनामे की कार्रवाई अभी करके जो है मृत्यु के सही कारण जाना जाएगा। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।